बिल्कुल आज तक सारी रिकॉर्डिंग है। अच्छा, और बाकी तो एज इट इज ही वीडियो को डाल दिया जाता है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं होती है। नहीं थोड़ा सा देख एडिटिंग के में थोड़ा सा देखना जरूरी है। एडिटिंग एडिटिंग दैट पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब कोई लास्ट में प्लस माइनस करने के लिए। दीपक सर, हाँ जी सर ये कल मैंने आज मॉर्निंग का जो कल का मैंने आपका सेशन मिस कर दिया था, सेशन नहीं ज्वाइन कर पाया था कल वाला, इवनिंग वाला। सुन पा रहे हैं सर? कल हाँ जी ये सुन पा रहा हूँ। हाँ, मॉर्निंग में मैंने एक बात सुनी थी सर, मॉर्निंग जब सेशन जब मैं अटेंड कर रहा था, कल आपने कोई ड्रिल कराया था जो काफी इफेक्टिव था, जो जिसका विजन जैसे मैंने विजन किया काफी अच्छा था, लेकिन वो कैसे कराया था सर, वो क्या था एक बार सर बताएंगे जब तक स्टार्ट हो रहा है? 11 बजे वाले सेशन की बात कर रहे हैं दीपक जी, वो 11 बजे यस 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 जो आपने ड्रिल कराया था जी। वो आज फिर करा देंगे, आज फिर करा देना। मॉर्निंग में बात कर रहे थे ना उसके बारे में, नंदिनी मैडम जो है वो बात कर रही थी ड्रिल के बारे में। जी जी यस निधि कर रही थी, पर ये इस सेशन में कराएंगे आपको, इस सेशन में वो एक पार्ट आएगा। जी जी सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। संजीव जी आर वेलकम। सर अरूप बनर्जी नया नाम दिख रहा है। अरूप जी अपना वीडियो ऑन करके एक बार इंट्रोडक्शन देंगे। अरूप जी आवाज पहुंच रही है आप तक? नितिन भारद्वाज नितिन भारद्वाज जी सुन पा रहे हैं? यस मैम। जी जी अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। Myself Nitin Bhardwaj. जी नितिन I'm जी। working in International Airport T3. इंटरनेशनल I'm working in एयरपोर्ट। International Airport T3. Yes ओके ma'am. जी फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं आप? नहीं 2-3 टाइम हो गया मैम। जी 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 ग्रेट। ये जो जिन्होंने कृष्ण जी का रोल किया था महाभारत में वही भारद्वाज हैं ये? सर वो नीतीश भारद्वाज थे। अच्छा वो नीतीश से। जी ये नितिन है। अच्छा सिमिलरिटी है नाम में। सिमिलरिटी है। धवल जी वेलकम। धवल जी। सर दिनेश अनंत गुप्ता इन्होंने कल ज्वाइन किया है हमारे साथ, ये भी आज पार्टिसिपेंट हैं, तो कल ये पहली बार जुड़े थे। वेलकम गुप्ता जी। नमस्कार सर। नमस्कार, थोड़ा परिचय दीजिए अपना। Sir, myself Anand Gupta. I am doing PhD from Uttarakhand Technical University, and I yesterday joined Excel, and also luckily I got time to join today also. So let's see what I learned today. Nice to see you here. Welcome. Thank you, sir. Dhaval Modi ji, free today from your work, office work. हाँ जी Welcome. हाँ जी Highly overloaded. Welcome. नमस्कार कतूरिया सर। नमस्कार जी। नमस्कार मंजू मैम। नमस्कार सबको नमस्कार। नमस्कार पुनीत जी नमस्कार। दीपक जी 2-3 मिनट और वेट कर लें। हाँ जी बिल्कुल, अभी तो जस्ट 3:30 हुए, 35 तक हम लोग वेट कर लेते हैं। चोपड़ा जी कैसे हैं? नमस्कार। आप म्यूट हैं। हाँ जी। मिस्टर अभिषेक, सौरभ। रूप बनर्जी का भी नहीं है।
Mr. Banerjee, you are जी, here? क्या आप सुनते हैं हमें? फिर हो सकता है वॉइस में कुछ दिक्कत हो, वॉइस नहीं आ पा रहा है उनका। अभिषेक, Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon to गुड all आफ्टरनून। of family members. अभिषेक, आपकी वैदिक मैथ्स के लिए क्वेरी आई थी, हमने वैदिक मैथ्स लॉन्च कर दिया, आपको डिटेल्स वेबसाइट से मिल जाएंगी 1-2 दिन में, तो आप वहाँ पे फॉर्म फिल करके ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोबेबली कल तक हम वैदिक कल तक हो जाएगा, कल तक। Okay, या ma'am. मंजू मैम, आप Thank भी you. ज्वाइन करना चाह रहे थे वैदिक मैथ्स, तो उसका आपको डिटेल्स वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ठीक है। बाय द टाइम कोई अपना कोई फीडबैक या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, अभी विल वेट फॉर अनदर 2-3 मिनट्स सेशन शुरू करने के लिए। और सम पॉइंट्स जिससे कि और भी बेटर हम कर पाए माइंड एक्सेल में, जी जी, एनी हम सभी के फीडबैक? लिए। धवल जी, आज आपके साथ एक और पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं। दो और है, दो जी, दो आ रहे हैं, वेरी गुड। हमारी टीम है, जी। उन्होंने इंट्रोडक्शन सुना, बोला हम भी सुनेंगे। मैंने कहा ठीक जी है। वेरी जी गुड, जी, वेलकम, Wonderful, वेलकम टू योर टीम। ये हाँ। मधु है, अजय, मधु, अच्छा, इनका नाम है ओके, मधु, ओके। मधु, और रवि है साथ में। वेलकम रवि। मधु जी एंड रवि जी। वेलकम, वेलकम। तो ये भी आज सुनेंगे दीपक सर का। ये जी। दीपक सर मेरे ख्याल में वी शुड स्टार्ट नाउ। 34 हुआ, एक मिनट और वेट कर लेता हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। हाँ, 1-2 मिनट कर लो आराम से। मीनू जी नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू, थैंक यू। सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार मीनू जी। नमस्कार, नमस्कार। मीनू जी थोड़ा बिजी हो गई हैं आजकल, एब्सेंट होने लगी हैं। नहीं नहीं, एब्सेंट की बात नहीं है, योगा कर रही हूँ, थैंक यू वेरी मच। बट थोड़ा सा जल्दी हो रहा है क्योंकि सुबह इनका ऑफिस हो गया 8 बजे का ना। अच्छा। हाँ, तो फिर ब्रेकफास्ट रह जाता है इनका ना। जी जी। अच्छा, तो सुबह आप अलग से करने लगे योगा क्या आजकल? नहीं, वही कर रही हूँ सर जो आप करा रहे हो। बट अकेले करना पड़ रहा है क्योंकि लेट हो जाते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह तो के उसके मेडिटेशन में ज्वाइन कर पाते हो कि नहीं? लिए। वो फिर कई बार सर लिंक नहीं जुड़ पाता, कभी मेडिटेशन अच्छा, वो अच्छा, नहीं नहीं, पर उसमें हम लोग मेडिटेशन बैठ जाते हैं तो नोबडी लुक एट दैट कि हाँ हाँ हाँ। हाँ, इसी तो वजह वो से पहले आप मैसेज देख रखे, हम आपको ध्यान रखेंगे, जोड़ देंगे उसके अंदर। ओके ओके सर। प्रभाकर जी वेलकम, नमस्कार। सर, नमस्कार सर। Okay, I think we should start now. Today's our speaker is our very my dear Dr. Deepak Chobe. दीपक जी के बारे में कुछ बताना हमेशा हमें खुशी मिलती है कि हम उनके बारे में बताएं, और जितना भी बताएं वो कम ही लगता है। फिर भी एक ब्रीफ में जो उनका प्रोफाइल है वो है कि ही इज ए माइंड मेमोरी ट्रेनर and a very famous mind memory trainer. His name is in the Limca Book of Records in the country, and देश के कुछ गिने चुने माइंड मेमोरी ट्रेनरों में एक उनका नाम आता है। प्लस ही इज एक्सपर्ट इन साइकोन्यूरोबिक्स, हीलिंग, लिविंग, गाइडिंग पीपल फॉर मेडिसिन फ्री लाइफ, और आज का विषय भी मेडिसिन फ्री लाइफ के ऊपर है। मेडिसिन फ्री लाइफ के ऊपर मैं दीपक जी के कई प्रोग्राम सुने हैं, और हर बार जो इनका प्रोग्राम सुनता हूं तो फिर भी मैं बैठता हूं, क्योंकि मुझे हर बार इनके इस मेडिसिन फ्री लाइफ में कुछ नई चीज मिलती है, जिससे मुझे व्यक्तिगत रूप से काफी फायदा होता है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद इनका करता हूं, और आप सभी से आग्रह करता हूं
कि आज के सेशन में इनका एक एक शब्द जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आई वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड आई रिक्वेस्ट मिस्टर दीपक चौबे टू स्टार्ट दिस टॉपिक मेडिसिन फ्री लाइफ। फिर एक बार तालियों से स्वागत कर ले दीपक जी का। वेलकम दीपक जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जैसा कि आज का टॉपिक है मेडिसिन फ्री लाइफ। वैसे तो छोटी मोटी कोई इश्यूज होती है तो ऐसे में हम थोड़े बहुत मेडिसिन तो हम लोग ले ही लेते हैं, लेकिन जहां बात आती है मेडिसिन फ्री लाइफ की, मतलब कि लंबे समय तक मेडिसिन ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो आप शायद किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जो कि लंबे समय से मेडिसिन ले रहे हैं और लगातार ले रहे हैं। तो जब भी कोई ऐसे के बारे में आप सोचते हैं कि लंबे समय से मेडिसिन ले रहे हैं, तो सबसे पहली कौन सी बीमारी आंखों के सामने आती है जिससे रिलेटेड लोग डेली बेसिस पे मेडिसिन ले रहे होते हैं? दीपक जी, डायबिटीज। तीन है, डायबिटीज, बीपी एंड एसिडिटी। बिल्कुल, एसिडिटी, ओके। मतलब जिसका कि कोई छुटकारा नहीं। इवन एसिडिटी से भी लोग कई बार ठीक हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज, मेडिकल फ्रैटर्निटी में देयर इज नो सच वर्ड कॉल्ड क्योर। मैनेज करने की बात है, कंट्रोल करने की बात है, बट क्योर करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, isn't it? जरा कल्पना करें कैसा हो कि इस धरती पर, जैसे कि किसी टाइम पे डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट पे डायनासोर नहीं है, बिल्कुल वो प्रजाति ही विलुप्त हो गई, खत्म हो गई है, नहीं है डायनासोर। कभी कोई ऐसा समय आए जबकि इस धरती से डायबिटीज नाम की चीज बिल्कुल वैसे ही विलुप्त हो जाए जैसे कि डायनासोर, कैसा रहेगा? नामो निशान ही मिट गया, खत्म, है ही नहीं। क्या होता था पता नहीं, वो पास्ट की बात है। ह्यूमैनिटी के लिए ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात होगी, इंसानियत के लिए खुशी की बात होगी, सभी के लिए बहुत अच्छी बात होगी, अच्छी न्यूज है, लेकिन ये न्यूज सभी के लिए बहुत अच्छी नहीं होने वाली। एम आई राइट? तो आज मैं बात करने वाला हूं अराउंड 57 बिलियन यूएस डॉलर इंडस्ट्री के बारे में। आंकड़े बताते हैं कि अगले आने वाले 5 सालों में ये अराउंड 60 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री बनने जा रहा है, डायबिटीज। तो एक इतना बड़ा इंडस्ट्री है ये डायबिटीज, इसकी जो मार्केट है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किसी भी ऐसे इंडस्ट्री की अगर हम बात करें जिनका कि बिजनेस मॉडल रिकरिंग इनकम पर निर्भर करता है, तो ऐसे इंडस्ट्री के जितने भी कस्टमर्स है, जितने भी कंज्यूमर्स है, एक एक कस्टमर, एक एक कंज्यूमर बहुत ही ज्यादा उनके लिए वैल्यूएबल होता है एक ऐसे इंडस्ट्री में जहां पे बिजनेस मॉडल रिकरिंग इनकम पर निर्धारित है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो इस सेशन के बाद अपने मोबाइल में एक एसएमएस टाइप करें, PORT, और इसके बाद सेंड कर दे 1900 पे। अगले 24 घंटे के अंदर, अगर आप पोस्टपेड कनेक्शन यूज कर रहे हैं, अगले 24 घंटे के अंदर आपके पास इतने कॉल्स आएंगे, आपको इतनी आपकी खुशामद की जाएगी कि आप क्यों जा रहे हैं, क्या बात है, क्या चाहिए, आपको तरह तरह के ऑफर देंगे। हालांकि उनके पास में लाखों करोड़ों के तादाद में कस्टमर है, लेकिन फिर भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एक कस्टमर भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। टेलीकॉम की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे रिकरिंग इनकम पर ये इनका मॉडल है, बिजनेस मॉडल। द सेम इज विथ डायबिटीज इंडस्ट्री। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि किसी दिन विज्ञान इतना आगे बढ़ जाए, मेडिकल साइंस, और कोई ऐसा गोली इजाद कर दे, मार्केट में कोई ऐसी गोली आ जाए कि पेशेंट जो है डायबिटीज के वो उस मेडिसिन को खाए
10 दिन 15 दिनों तक खाए और इसके बाद पूरी तरह से क्योर हो जाए, मतलब कि नो मोर डायबिटीज। क्या ऐसा कभी हो सकता है? अगर ऐसा हुआ, अगर कोई मेडिसिन ऐसी मार्केट में आई तो एक व्यक्ति भी अगर क्योर हो जाता है तो एक कस्टमर कम हो गया, एक पेशेंट खत्म हो गया। तो ऐसा कभी भी शायद, क्या लगता है, हो सकता है कभी? कोई ऐसी मेडिसिन आ सकती है मार्केट में? When there is a $57 billion इंडस्ट्री और वो भी रिकरिंग पे है, लगातार आती रहती है और बढ़ता ही जाता है। So now, नहीं हो सकता। यस, बहुत सारे उनके रिसोर्सेस हो सकते हैं, बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, मैन पावर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं। सब कुछ होने के बाद भी एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो थी इंटेंट, इंटेंशन। इंटेंशन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंटेंशन को समझ जाए तो सारी गणित ही अपने को समझ में आ जाएगी। सो नाउ एक शब्द है डिजीज मॉन्गरिंग, भय का व्यापार। ये क्या होता है डिजीज मॉन्गरिंग? कोई बताएंगे? इफ एनीवन नोज, अगर शेयर करना चाहे तो। किसी भी इलनेस की जो भी सिम्टम्स है उस आधार पे जो डायग्नोस्टिक टूल है, जितने भी जो भी बने हुए हैं, तो इसकी जो बैरियर को, ये जो इसको जितना वाइड करते जाए ना, इलनेस की जितने सिम्टम्स है उस आधार पे डायग्नोसिस और उस आधार पे उसकी ट्रीटमेंट को बढ़ाते जाए, तो ये एक तरह का भय का व्यापार जो क्रिएट करने की बात आती है, यही है वो डिजीज मॉन्गरिंग। मतलब डिजीज है नहीं, लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है या फिर उसके सिम्टम्स को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत की जाती है, जिससे कि ट्रीटमेंट का मार्केट को हम बड़ा कर सकें। एक होता है विज्ञान और एक होता है व्यापार। विज्ञान निश्चित रूप से इंसानियत के भलाई के लिए होता है। मेडिकल साइंस में कोई भी अगर विज्ञान काम कर रहा होता है तो इंसानियत के लिए काम कर रहा होता है। लेकिन विज्ञान के साथ एक और चीज जुड़ जाती है, वो है व्यापार। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जब विज्ञान के ऊपर व्यापार हावी होना शुरू हो जाता है, सारी की सारी गड़बड़ी यहां से ही आनी शुरू हो जाती है, सारी डिस्टॉर्शन यहां से ही शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं डायबिटीज के साथ भी कुछ ऐसी ही बात हुई है। हालांकि इट कैन बी क्योर्ड। लास्ट सेशन में भी अपनी बात चली थी इनविजिबल डॉक्टर, जहां पे हम लोगों ने बात किया था हर 11 महीने में हमारा शरीर पूरी तरह से रूपांतर हो जाता है। होता क्या है कि हम अपने हेल्थ को या फिर अपने बॉडी को जिस पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, उस हिसाब से देखें तो लगता है कि अरे हम तो बीमार हो गए, स्थिति और खराब हो जाएगी। बट व्हेन वी सी इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि हमारी बॉडी बनी हुई किस चीज की है, दैट इज सेल्स, कोशिकाएं, और वो कोशिकाएं जो कि लगातार रिन्यू हो रही है, तो उस स्थिति में हम अपने फिजिकल बॉडी को भी तो कहीं ना कहीं रिन्यू कर रहे हैं। जहां बात आती है डायबिटीज की, तो डायबिटीज क्यों हो जाता है? क्योंकि बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। और ब्लड शुगर लेवल क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो इंसुलिन यानी कि जो चाबी है वो कम पड़ जाती है। और इंसुलिन बनाने की जो फैक्ट्री है वो है अपना पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के अंदर में होते हैं बीटा सेल्स, और बीटा सेल्स की जो रिजनरेशन की जो जिस ढंग से वो रिजनरेट होते हैं, वो 20 से 50 दिन के अंदर वो रिन्यू हो जाती है। तो उस हिसाब से अगर कोई थोड़े समय के लिए भी अगर डायबिटिक है, मतलब कि अचानक से उनको बॉडी में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया और चेक करके बताते कि अरे आपको तो डायबिटीज है। द मोमेंट उनके दिमाग में ये बात आती है, तो इमीडिएटली एकदम से सारा का सारा जो उनका लाइफस्टाइल को चेंज करने की बात रखी जाती है, हर दिन मेडिसिन लेने की बात कही जाती है, तो सारा गणित ही बिगड़ जाता है। लेकिन अगर वो समय गुजर जाए, क्योंकि ये जो डायबिटीज की जो लक्षण है वो थोड़े समय के लिए रहता है, बॉडी की होमियोस्टेसिस थोड़े टाइम के लिए बिगड़ती है, लेकिन उसी दौरान अगर हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं और जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है, तो उस आधार पे हम अपनी पूरी लाइफ की डिसीजन ही ले लेते हैं डॉक्टर के कहने पे।
बट इट इज समथिंग क्योरेबल, हम डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं। हालांकि ऐसी बातें ओपनली कहना एक तरह से क्राइम है। हाउएवर, आज चलिए इसी की बात करते हैं। तो कुछ स्लाइड के थ्रू अपनी इस बात को यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा। क्या होता है कि कई बार हमें बिलीव करवाया जाता है कि ये काम हो सकता है या फिर ये काम नहीं हो सकता है, और कुछ एक बिलीव्स जो कि मास लेवल पे काम करते हैं। लास्ट टाइम अपने सेशन में मैंने बात की थी रॉजर बैनिस्टर के बारे में, जिसने एक रिकॉर्ड तोड़ा था 1 माइल की डिस्टेंस को 4 मिनट से कम टाइम में कवर करके, और इसके बाद कई सारे लोगों ने लगातार इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। तो जब तक इन्होंने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति ने जैसे किया, इतने सारे लोगों ने डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया। तो हम कुछ जो बिलीफ है इंडिविजुअल लेवल पे अपने अंदर रखते हैं, और कुछ है कि मास लेवल पे एक बिलीफ बनाई जाती है। तो जहां तक बात है डायबिटीज की, तो डायबिटीज के बारे में ये बिलीफ करवाया जाता है, ये बात बताई जाती है, शिक्षा दी जाती है। 2 बहुत बड़े गवर्निंग बॉडीज है वर्ल्ड के, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डायबिटिक्स। वो ये बताते हैं कि डायबिटिक टाइप 1 कैन नॉट बी क्योर्ड, it can be managed or controlled by using drugs, medicine or all. However, आज से लगभग 2 साल पहले I was in अहमदाबाद, और अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक जगह है, कहलाता है हिम्मत नगर। तो वहाँ पे एक हीलिंग सेंटर है जहाँ पे मैंने अपनी सेवाएं दी थी। तो अहमदाबाद में काफी सारे डायबिटीज के पेशेंट हैं। तो कई सारे पेशेंट्स मेडिसिन फ्री होना शुरू हो गए, जो उनको ट्रीटमेंट दी गई। तो उनके रिकॉर्ड्स, या फिर कहें कि हमारे जो रॉजर बैनिस्टर है डायबिटीज के, क्योंकि क्या होता है कि हम तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक किसी रेफरेंस को ना देख ले कि इसी काम को किसी ने पहले किया या फिर नहीं किया। तो जैसे कि रॉजर बैनिस्टर ने दौड़ कर दिखाया 1 माइल के डिस्टेंस को, तो इतने सारे लोगों ने धड़ाधड़ डुप्लीकेट कर लिया क्योंकि बिलीव आ गया। ठीक इसी तरह से डायबिटीज के मामले में भी बिलीफ के लिए हमारे कुछ रॉजर बैनिस्टर के साथ आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। ये लेडी आई थी जया बेन दिलीप भाई पटेल। तो वो मेडिसिन पे थी, और जिस दिन आई थी वो 24 अगस्त का दिन था 2016, सॉरी 19 को आई थी यहाँ पे मेरे को। और जो उनका ब्लड शुगर चेक किया गया था फास्टिंग, दैट वाज 160 अराउंड 160 mg/dl। और इसके बाद जो भी इनको डाइट प्लस साइकोनोर्बिक सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन जो करवाया गया, इसके बाद ग्रेजुअली बहुत तेजी से इनका डाउन होना शुरू हुआ था। हालांकि वो मेडिसिन ले रही थी 25 अगस्त को 143, 26 अगस्त 123 mg/dl। तो इनकी जो डॉटर थी वो हर दिन सुबह चेक करती थी अपनी मम्मी का ब्लड शुगर, और व्हाट्सएप में मुझे सेंड करती थी कि हाँ ये आज सुबह मम्मी का इतना आया। तो हालांकि शुरुआत में वो मेडिसिन के ऊपर ही थी, बट देखते ही देखते आप ये ग्रीन साइड में देख पा रहे हैं, 20 सितंबर विदाउट मेडिसिन 120 mg/dl, 21 सितंबर 119, 22 सितंबर लाइफ वैसे तेजी से बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और ये मेडिसिन फ्री हो गई हैं। शी डोंट टेक मेडिसिन एनी मोर नाउ। लाइक वाइज एक बच्चा था श्रेयांक नाम का, तो इनकी मम्मी जब लेकर के आई थी तो मम्मी तो इनकी काफी रो रही थी उस समय कि इतने कम उम्र में बच्चे को इनका जो HbA1c का जो रिजल्ट था तो वो 15% था। तो एज पर प्रोटोकॉल होना चाहिए 5.9%, लेकिन जब वो बच्चा आया था एट दैट टाइम इट वाज 15%। एनीवे, इनकी जो भी डाइट में चेंज करना और साथ में मेडिटेशन, बच्चा मेडिटेशन करता था एक्चुअली, ये मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। नॉर्मली इस उम्र के जो बच्चे होते हैं ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, लेकिन ये बच्चा करता था। और देन ये रिजल्ट बिल्कुल एज इट इज़ है। 22 अप्रैल 2016 उसकी मम्मी जो रिजल्ट लेकर आई थी 15%, ठीक 3 महीने के बाद में इट केम डाउन टू 8.12%,
and again after 3 months it came back to 7.8%. अच्छा, ये बात है 2016 की, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना जरूरी समझता हूँ कि 2016 तक ऐसा माना जाता था कि किसी भी व्यक्ति का जो HbA1c टेस्ट का रिजल्ट अगर 5.9% के नीचे है तभी वो नॉन डायबिटिक के कैटेगरी में आता है। हालांकि आज की अगर बात करें तो एक नया प्रोटोकॉल, एक नया गाइडलाइन आ चुका है, ये कहते हैं ACP गाइडलाइन। आप इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो ACP गाइडलाइन ये 6 मार्च 2018 को लागू किया गया था, लागू नहीं, इनफैक्ट ये जनरेट किया गया था, इस गाइडलाइन को पारित किया गया था। हालांकि इंडिया में इस ACP गाइडलाइन को अभी तक जारी नहीं किया गया, क्योंकि अगर इस ACP गाइडलाइन को जारी कर दिया जाए तो 60 to 70% वो लोग जो कि डायबिटीज की मेडिसिन डेली ले रहे हैं उनको फिर मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस चीज को, गाइडलाइन को जारी ही नहीं किया करने दिया गया है। तो उस अनुसार अगर कोई पर्सन की HbA1c टेस्ट का जो रिजल्ट है अगर 7 से 8% तक भी आता है, फ्रॉम भावना टू ऑल, व्हाट पूछना चाह रही है क्या भावना जी? No, she is commenting on your statement that it was, the instructions were not allowed to publish in India, and 67% people will come out of it. Yeah. Yes, that's true. So, that's true. exclamation on that. Yes, yeah. बट अगर आप YouTube वगैरह में देखेंगे, जी बिजनेस के भी कई सारे इसमें इंटरव्यू कुछ है, कुछ आए हैं ऐसे, जहाँ पे इसके ऊपर काफी चर्चा चल रही है कि इस गाइडलाइन को जारी करने दिया जाए, ना करने दिया जाए। और बड़ी अजीब सी बात होगी ना कि अगर इस गाइडलाइन को जारी कर दिया जाए सारे डॉक्टर्स के लिए मुश्किल हो जाएगी। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये होगी कि जिन पेशेंट्स को अब तक वो मेडिसिन देते आए हैं और कहते थे कि रोज आप मेडिसिन खाओ, अचानक से अगली बार जब वो आएंगे तो बोलेंगे कि नहीं जी आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला सवाल तो पेशेंट का ये होगा, तो इतने दिनों तक जो मैं खा रहा था उसका क्या? तो इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। So that is why it is really finding hard to get in our this Indian system, जहाँ पे डॉक्टर्स को ये बताया जाए कि आप इस गाइडलाइन को जारी कर दो। So not possible practically. तो उस हिसाब से बच्चा उस टाइम पे नॉन डायबिटिक हो चुका था। ये आई थी, इनका आइस का ऑपरेशन करना था, लेकिन डॉक्टर्स बार बार मना कर देते थे कि आइस के ऑपरेशन कैटरैक्ट की नहीं हो सकते बिकॉज आपकी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा है। तो जब वो आई थी 2 सितंबर 2016, इट वाज 238. जस्ट आफ्टर 15 days इट केम डाउन टू 101 mg/dl. सुबह सुबह हमारे सेंटर पर आ गई थी, हिम्मतनगर सेंटर पे। सुबह उन्होंने मेडिटेशन किया बाकायदा, वो जो 1.5 घंटे का अपना जो प्रोटोकॉल होता है, और इसके बाद जब 101 mg/dl आ गया, शी वेंट फॉर हर ऑपरेशन और सक्सेसफुली ऑपरेशन वो करवा पाई। अदरवाइज पिछले 1.5 सालों से ऑपरेशन ही नहीं हो पा रहा था इनका। तो इस तरह के कई एक जो केसेस हैं जिसमें कि हमने देखा कि बहुत ही बढ़िया जिन्होंने डेडिकेटेडली किया ये सारी काम को, तो अपने आप को मुक्त कर पाए। सो नाउ ये सारे अहमदाबाद के ही हैं। कुछ एक जो डार्क साइड है, अगर हम इसको समझ जाएं तो फिर हम बेहतर स्थिति में होंगे अपने आप को क्योर कर पाने के लिए। इवन टॉकिंग ऑफ दिस डायबिटीज गेटिंग क्योर्ड इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट ए गुड न्यूज। एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर जो हम डिपेंड करते हैं, हालांकि यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप एलोपैथिक मेडिसिन बिल्कुल ही बंद कर दे या कभी भी ना खाएं। I always say that when it comes to emergency, एलोपैथिक मेडिसिन से बढ़िया कोई उपाय नहीं हो सकता है। Yes, but when it comes to emergency, और emergency सारी जिंदगी की नहीं होती है। Some statements are there, अगर आप इनको पढ़े तो you will get an idea कि ये क्या हो रहा है, इस दुनिया में क्या चल रहा है। We have a multi-billion-dollar industry that is killing people right and left just for financial gain. Their idea of research, जो भी research चल रहे हैं, क्या है किस बारे में?
2 doses of this poison is better than 3 doses of that poison. अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के जो चीफ रहे हैं 1999, अकॉर्डिंग टू हिम द ड्रग लोवर्ड द ब्लड शुगर, जो भी डायबिटीज के ड्रग्स ले रहे होते हैं, बट डायबिटीज रिलेटेड रिस्क आर रादर इंक्रीज्ड, सो द एम रिमेन्स अनअकम्प्लिश्ड। और अक्सर करके जो ऐसे अधिकारी अपने स्टेटमेंट भी तभी देते जब अपने वो पद से जब वो रिटायर हो चुके होते हैं, मतलब कि अब उस पद पे रहते नहीं है, तब इस टाइप की स्टेटमेंट कई बार सुनने को अपने को मिलता है। डिजीज मॉन्गरिंग की बात हमने की कुछ देर पहले, तो अगेन डायबिटीज इज अ काइंड ऑफ डिजीज मॉन्गरिंग कह सकते हैं। बिल्कुल एक बात अगर हम करें वर्ल्ड वाइड डायबिटीज स्कैम की, किसी को अगर डायबिटीज हो गया है कैसे पता चलता है? कोई एक वो ग्लूकोमीटर यूज करते हैं ना, और भी कई एक तरीके हैं, घरों में तो रखते हैं ग्लूकोमीटर। अच्छा बताएं, यहाँ पे कोई डायबिटिक है क्या? मेरी मिसेज है, and I have all the details about her. मिसेज अर्चना शर्मा है। जी 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 जी, ओके ओके। तो फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होना चाहिए जिससे कि पता चले? उसके अगर नीचे हो तो नॉन डायबिटिक, और उसके ऊपर है तो डायबिटिक। कितना होना चाहिए फास्टिंग? एनी आइडिया? आजकल 100 कहते हैं, बट इवन कहते हैं, राइट? जी ओके जी। ओके, और पोस्ट प्रैंडियल पीपी? This 140 plus 140 140 अराउंड, यस। सो दिस इज द थिंग जो कि हमें बताया जाता है कि 100 mg/dl के नीचे अगर है तो फिर आप नॉन डायबिटिक है, अदरवाइज 165 फास्टिंग विदाउट मेडिसिन। होना तो लगभग ऐसा ही चाहिए, होना तो इतना ही चाहिए। चलिए मैं दोबारा से वो स्क्रीन को शेयर करूंगा। So some interesting facts are about to come. So the truth is, till 1997, फास्टिंग ब्लड शुगर अगर किसी का 140 तक है तो उसको नॉन डायबिटिक के कैटेगरी में माना जाता था। अगर 135 है, 130 है, ओके फाइन, नॉन डायबिटिक। देन फिर एक पैनल बैठा और उस पैनल में रातों रात एक डिसीजन ली गई, एंड दैट डिसीजन वाज कि अगर 126 mg/dl के ऊपर अगर किसी का ब्लड शुगर है तो फिर वो डायबिटिक है। और हुआ भी यूं कि वर्ल्ड वाइड 14% लोग रातों रात डायबिटिक बन गए। तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ होगा? राइट? सो लेटर इट वाज एक्सपोज्ड दैट द मेंबर्स ऑफ डायबिटीज, वहां पे 17 लोग थे पैनल में लगभग, और उन 17 लोगों में 15-16 ऐसे लोग थे जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन सारे कंपनीज के साथ में जुड़े हुए थे, जो कि नॉन एंटी डायबिटिक जो ड्रग्स है वो मैन्युफैक्चर करते थे। सो दीज आर द नेम्स इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ स्टडीज रिसर्च के थ्रू ये सारी चीजें आई सामने। कुछ और भी बातें यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि एक पायोग्लिटाजोन, कई सारे लोग आज इंडिया में लगातार धड़ल्ले से ले रहे हैं। ये बैन है, कई सारे कंट्रीज में बैन है, और क्योंकि ये ब्लैडर कैंसर करता है। इंडिया में भी इसको बैन किया गया था, लेकिन वो बैन लगभग 1 महीने में ही लिफ्ट कर ली गई थी। इट वाज 18 जून 2013, और 1 महीने के बाद बैन को लिफ्ट कर लिया गया था। सो नाउ ये सारी जो मेडिसिन है ये लेते हैं तो शुरू में थोड़ा तो चीजें लगता है कि डायबिटीज कंट्रोल में है, चीजें ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग रन में ब्लैडर कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करता है। एनीवे, बात डिजीज मॉन्गरिंग की चल रही थी, चीजें और भी ज्यादा वर्स्ट हो गई 2003 में, जैसा कि सचिकांत सर ने अभी कहा 100 mg/dl के बारे में। फर्दर 126 से घटाकर इसको 100 mg/dl कर दिया गया। तो अभी ये माना जाता है कि 100 mg/dl, और इसी को स्टैंडर्ड लिया गया है। और रही बात जिस ACP गाइडलाइन के बारे में जो कि जारी किया गया, और इसको अगर
जारी कर दिया जाए इंडिया में तो 60-70% लोग नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। इसको आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस पे हम अभी ज्यादा नहीं चलते हैं। इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क इस पे हम लोग बात कर सकते हैं। तो एक तो हो गया डायबिटीज टाइप 1 और दूसरा डायबिटीज टाइप 2 और एक टाइप 1। टाइप 1 दैट इज बच्चों को जो डायबिटीज हो जाती है बहुत सारे, तो टाइप 1 की कैटेगरी में होते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है अबाउट आवर फूड जो कि हम लेते हैं, भोजन में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। और किसी भी डिजीज को अगर अपने शरीर से बाहर निकालना है तो क्या खाना चाहिए, इससे भी कहीं इंपॉर्टेंट ये बात हो जाती है कि क्या नहीं खाना चाहिए। तो हालांकि ये थोड़ा सा जो स्टेटमेंट अभी आने वाला कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, स्टिल ये बात मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा। मिल्क अगर इमीडिएटली आप बंद करवा सके, किसी भी अगर ऐसे पर्सन को आप जानते हैं जिनके घर में कोई बच्चा है जो कि टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित है, तो सबसे पहले अगर आप उनका मिल्क बंद करवाएं तो बहुत तेजी से वो बच्चा ठीक हो सकता है। इफ यू आस्क व्हाई, तो यहाँ पे जवाब कुछ ऐसा होगा कि मिल्क में कैसिन नाम की प्रोटीन होती है, तो ये ऑटो इम्यून डिजीज पैदा करती है हमारे बॉडी के अंदर में। यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का। वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं डायबिटीज के ऊपर में। और उनकी एक स्टेटमेंट रही थी जहाँ पे मैंने जाना था, ही वाज टेलिंग कि हमारी जो पैंक्रियाज है उसकी जो बीटा सेल्स है, तो बीटा सेल्स की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस ढंग से वो रिंग की तरह होते हैं, जैसे रिंग्स होते हैं ना चेन, तो उसमें 17 रिंग्स होते हैं, 17 रिंग्स आर देयर। अच्छा, अगेन जो हम मिल्क लेते हैं, मिल्क में जो कैसिन है, कैसिन नाम की जो प्रोटीन है उसके अंदर भी वो 17 रिंग का ही स्ट्रक्चर है। हाउएवर ये जो कैसिन है इजीली हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, आवर बॉडी इज नॉट मेंट टू गेट इट डायरेक्टली, तो हमारा जो लीवर उसको ब्रेक कर देता है स्मॉलर चेन में। हाउएवर इन केस अगर वो डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होता, वो चेन पूरा का पूरा अगर इंटैक्ट है और अगर वो ब्लड में चला जाता है, तो ऐसे में हमारी जो इम्यूनिटी है उसको नष्ट करने की प्रक्रिया में लग जाती है। तो हमारी इम्यूनिटी उसको नष्ट करने की प्रक्रिया में गलती ये कर बैठती है कि कैसिन को खत्म करने के चक्कर में अपने ही पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को इंट्रूडर मानते हुए उसको खत्म करना शुरू कर देती है। तो जो बच्चा डायबिटीज से पीड़ित है, डायबिटीज टाइप 1 से, वो ठीक ही नहीं हो पाता है क्योंकि लगातार उसके पैंक्रियाज में अटैक हो रहा है। और कौन अटैक? खुद ही कर रहा है, उसका बॉडी, उसकी इम्यून सिस्टम। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि सबसे पहले तो अगर मिल्क बंद करा दें तो अपने आप में ही ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिना किसी और तरीके से हो सकती है। The protein casein is not fit for human consumption, as for many of us our immunity confuses between the protein fragments of cows, जैसा कि अभी बात हुई थी। WHO का जो फूड पिरामिड है उसमें भी एक संशोधन किया गया था उस वक्त, जबकि मिल्क में कैसिन नाम की जो प्रोटीन किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है ह्यूमन बॉडी को, इस बात को पाया गया। तो फूड पिरामिड में ऊपर की तरफ मिल्क को शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर जो भी डेयरी इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए थे उनके लिए तो ये नुकसान का सौदा था। तो फिर अगेन इसको चेंज किया गया और जो सबसे ऊपर रख दिया गया था, ऊपर का मतलब कि जिसको कि कम से कम कंज्यूम करना है, तो मिल्क को फर्स्ट वाले लेवल से नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया सभी को खुश करने के लिए। ठीक है, चलो ऊपर ना रख सकते हैं तो कोई नहीं, थोड़ा सा एक लेवल तो नीचे कर देते हैं। और तो चूंकि आज मैं डायबिटीज की बात यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके साथ कई सारी जो और समस्याएं जुड़ी हुई है, वो सारी चीजों को एक साथ ही एड्रेस की जा सकती है। तो अगर एक के ऊपर अगर हम बात करें तो बाकी सारी चीजें अपने आप ही एड्रेस हो जा रहे हैं। हाँ जी, तो ब्लाइंड, इसके जो साइड इफेक्ट है डायबिटीज के, आप देख पा रहे, ब्लाइंडनेस है, एम्पुटेशन है, किडनी डैमेज है, हार्ट अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक है, कई सारी चीजें जुड़ी हुई है।
शुरू में ये जो सिम्टम्स होते हैं, जो शरीर में जो डायबिटीज हो जाने के बाद में, हार्ट प्रॉब्लम है, आईज प्रॉब्लम है, किडनी के, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ दिखता नहीं है, सब ठीक ठाक चलता हुआ दिख रहा होता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर जो नुकसान पहुंचा रहा होता है, जो कि हम मेडिसिन के थ्रू अगर हम डायबिटीज को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उस स्थिति में शुरू में ग्राफ थोड़ा सा लीनियरली चल रहा होता है, लेकिन अचानक से उम्र के अंतिम पड़ाव में स्थिति एकदम से बदलती है और वो एकदम से ज्योमेट्रिकली ऊपर प्रोग्रेस करना शुरू कर देता है, जो भी सिम्टम्स है, लाइक कैंसर या ब्लाइंडनेस, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम। तो अब एक ऐसी जगह पे हम पहुंच गए हैं, मतलब कि हमें जो चुनाव करना है बिटवीन बैड एंड वर्स्ट। अगर किसी को डायबिटीज हो गई है तो वी अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट दैट गुड, इट इज बैड, बट इफ समवन इज कंट्रोलिंग डायबिटीज और मैनेजिंग डायबिटीज विद मेडिसिन, इट इज इन फैक्ट वर्स्ट. So we must have to find some solution for this. साइकोनोमिक सेल्फ हीलिंग में हम लोग बात करते हैं हीलिंग करंट की. लास्ट टाइम जो अपना टॉपिक था हीलिंग करंट, तो उसमें आपने एक बात को सुना था कि हमारे बॉडी को चलाने वाली जो शक्ति है वो आध्यात्मिक शक्ति, वो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो हीलिंग करंट है, जो कि ब्रेन के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रैवल करती है, सेल्स तक पहुंचती है और सेल को एनर्जी देती है. तो वो तो बात हो गई हीलिंग करंट की. तो जैसे कि बिजली होता है, हमारे घर तक पहुंच रहा होता है, तो सारी चीजें हम यूज कर रहे होते हैं बिजली को, लेकिन बिजली पूरी तरह से हमारे घर तक पहुंचे इसके लिए वायरिंग सिस्टम भी ठीक होना जरूरी. तो हमारे बॉडी के अंदर जो वायरिंग सिस्टम है, वो हमारे जो नर्वस सिस्टम है, तंत्र तंत्रिका जो कहते हैं ना, तो उसमें हीलिंग करंट की प्रॉपर फ्लो हो, इसके लिए कुछ एक फूड बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, और वो फूड्स होते हैं जो कि सूर्य की रोशनी में पकते हैं, यानी कि किचन में ना पक करके सूर्य जिनको पकाती हैं, अनकुक्ड फूड. तो इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे बॉडी में हीलिंग करंट को सुचारू रूप से प्रवाहित कर पाने के लिए. इसलिए हम इनको कंडक्टिव फूड के भी कैटेगरी में रख सकते हैं. जैसे होता ना, बिजली के एक सुचालक होते, एक कुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर. तो जैसे कि आयरन इट्स ए गुड कंडक्टर, कॉपर गुड कंडक्टर, वुड बैड कंडक्टर. तो कुछ एक जो फूड होते हैं हमारे शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी को फ्लो करने में या फिर हीलिंग करंट को फ्लो करने में अच्छा मदद करती है. और इस टाइप के जो फूड होते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज होती है जो हमारे शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड और कुछ नहीं है, ये करंट को फ्लो करने के लिए, ये जो दो नर्वस सिस्टम के बीच में करंट फ्लो करने का जो माध्यम है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड. तो इफ वी रियली वांट टू हील आवर बॉडी, और खास करके डायबिटीज की जैसी स्थिति बन जाती है, तो डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है. और आने वाले समय में कुछ हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं इस पैनल में जो कि डाइट के ऊपर चर्चा करेंगे, और डाइट से कैसे डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं उसके ऊपर इन डिटेल और चर्चा होगी. तो आज इन शॉर्ट में थोड़ा सा जो मैं शेयर करना चाहूंगा, जो अहमदाबाद में रहते हुए वहाँ हिम्मतनगर में जिन पेशेंट्स की मैंने बात की थी, इनको साइकोनोमिक सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन के साथ में डाइट में कुछ जो चेंजेस लाए गए थे, उसको यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. तो मॉर्निंग रूटीन में उनको ये दिया गया था, ब्रेकफास्ट में जो कुछ भी ब्रेकफास्ट लेते थे, ब्रेकफास्ट से ठीक पहले एक कटोरा ये सारी चीजें, और लंच में भी जो भी उनको लंच लेना है, लंच लेने से पहले एक कटोरा ये. इसमें दो बातों का बड़ा ध्यान रखा गया था. स्टेट ऑफ माइंड, खाते वक्त बिल्कुल शांति से बैठ करके खाएं, चबा चबा कर खाएं, और कम से कम 15 मिनट, 15 मिनट्स. सुन करके बड़ा अजीब लग रहा है कि 15 मिनट भी कोई खा सकता है क्या बैठ करके, इतना टाइम कहाँ, बट यहाँ पे करना होगा. धीरे धीरे च्यू करके खाना है, यहाँ पे सलाइवा बना कर खाना है. यहाँ पे सलाइवा बनना बहुत जरूरी है. इनफैक्ट द रूल इज कि अगर यहाँ पे सलाइवा बनेगा तो यहाँ पे इंसुलिन बनेगी. एज सिंपल. मेडिसिन की जरूरत 2-3 दिन के बाद ही एकदम से रिड्यूस करने की पड़ सकती है, और इसके बाद भी अगर लगातार मेडिसिन लेंगे तो फिर
हाइपोग्लाइसेमिया भी हो सकता है, ब्लड शुगर लेवल इतना ज्यादा डाउन हो जाएगा जो कि खतरनाक स्थिति में है। तो लगातार मॉनिटर करना पड़ता है जबकि इन सब प्रक्रियाओं में गुजर रहे होते हैं। तो लास्ट टाइम जैसे कि हमने हीलिंग करंट की बात की थी, इस बार मैं थोड़ा सा डाइट के ऊपर बात किया, इन डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि और भी एक्सपर्ट इसके ऊपर इन डिटेल चर्चा करेंगे आने वाले समय में। However, I would like to just add one more thing with this कि डाइट में जो बदलाव लाते हैं तो इसका पैरेलली एक और बहुत जबरदस्त फायदा होता है। जबरदस्त फायदा ये होता है कि आपके हार्ट में कोलैटरल आर्टरीज डेवलप कर जाती हैं। जैसे ही हम अनकुक्ड फूड पर आते हैं तो, या सैलेड्स की मात्रा को हम अपने भोजन में बढ़ा लेते हैं तो हार्ट अटैक को ये क्या होता है, मेडिकल साइंस में 2005 से पहले इस चीज को लागू नहीं की गई थी। मतलब 2005 से पहले जो पास आउट हुए थे तो उनके सिलेबस में, उन डॉक्टर्स के सिलेबस में कोलैटरल आर्टरी की कोई पढ़ाई नहीं थी। बाद में इसको ऐड किया गया। होता यह है कि कुदरती रूप से हमारे शरीर के अंदर, हमारे हार्ट में कुछ पैरेलल आर्टरीज वो डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि शहर में भी बाईपास सड़क होती है ना, कभी जैसे सड़क में जाम हो गया तो जाम हो जाने की स्थिति में लोग अपनी गाड़ियों को एक रास्ते से निकालते हैं और वो बाईपास में चले जाते हैं और वहां पे कुछ दूर तक, कुछ किलोमीटर्स तक ट्रैवल करते हैं और फिर वापस से शहर वाले सड़क में एंटर कर जाते हैं। तो कम से कम उनको मौका मिल जाता है बीच के ट्रैफिक को अवॉइड करने का। द सेम इज विथ आवर हार्ट। कुदरत ने हमारे हार्ट को इतने सुंदर ढंग से डिजाइन करके भेजा है कि इनकेस जो हमारे जो रक्त की नालिकाएं हैं, कहीं भी अगर कभी जैम हो भी जाता है तो जैसे कि गाड़ी में आपका एक स्टेपनी होता है, आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, आपका टायर पंचर हो जाता है तो आप स्टेपनी चेंज करके अपने ट्रैवल को जारी रख सकते हैं। इसी तरह हम अपनी जिंदगी की इस जर्नी को जारी रख सकते हैं। कैसे? इस कोलैटरल आर्टरी से। तो अब ये जो कोलैटरल आर्टरी अगर है हमारे शरीर के अंदर, मतलब बाईपास है, तो इसके बाद फिर हार्ट अटैक क्यों आ जाता है? सवाल तो ये है। कोई अपना पॉइंट यहां पे रखना चाहेंगे क्या? या फिर इस कोलैटरल आर्टरी को हम कैसे रिवाइव करें? मतलब कि हमारी गाड़ी में स्टेपनी तो था, जर्नी भी लंबी करनी थी, लेकिन रास्ते में रुक जाना पड़ा, ऑल बिकॉज शायद हम स्टेपनी बदल ना पाए या फिर वो जो टायर रखा पड़ा था गाड़ी के डिक्की में वो यूज ही नहीं हो पाया, वो अच्छी स्थिति नहीं है। तो हमारे हार्ट के मामले में दीपक जी, शेयर डाइट शेड्यूल, ओके फाइन, आई विल। होता यह है कि द मोमेंट वी स्टार्ट दिस चेंज इन आवर डाइट पैटर्न, हम लोग क्या खाते हैं, वो तला हुआ, भुना हुआ और पकाया हुआ, मसालेदार, व्हाटएवर, तो ये हमारे पेट को तो जरूर भर देता है और एनर्जी भी देता है, वो भी ठीक है, लेकिन जो हील करने वाली बात है वो नहीं हो पाती है। अगर हमारा बॉडी कहीं हील होता है, अगर हम भोजन की बात करें, फूड एज मेडिसिन की अगर बात करें, तो जो अनकुक्ड फूड है वही हमारे बॉडी को हील करता है, वही हमारे पैंक्रियास को हील करेगा। 20 से 50 दिन के अंदर जो नया पैंक्रियास के बीटा सेल्स पैदा होंगे वो तभी होंगे जब हम इस तरह की फूड को अपने लाइफस्टाइल में एडॉप्ट करेंगे। तो होता यह है कि डायबिटीज तो ठीक होता ही होता है, साथ में आपके हार्ट में वो कोलैटरल आर्टरीज भी डेवलप हो जाती हैं। मतलब कि शहर में अगर ट्रैफिक जैम होता है तो वहां पे दो रास्ते, कम से कम दो ऐसे रास्ते खुले होने चाहिए जिस रास्ते से गाड़ी शहर के बाहर उस बाईपास वाले रोड में जा पाए, और दूसरा वापिस से शहर में एंटर करने के लिए बाईपास रोड से उस वाले जो शहर के मेन सड़क है वहां तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता, मतलब पाथ ए और पाथ बी, ए और बी का रूट ओपन होना चाहिए, ये दोनों गेट खुली हुई होनी चाहिए। तो हार्ट अटैक इसलिए आ जाता है ऑल बिकॉज जिस वक्त हार्ट अटैक आता है तो ये गेट नंबर ए और गेट नंबर बी ये दोनों बंद रहते, ये खुल नहीं पाता है। जैसे कि प्रेशर कुकर में
प्रेशर कुकर इसलिए फटता ना क्योंकि जब उसकी जो सेफ्टी वॉल्व है अगर किसी वजह से काम नहीं किया तो प्रेशर कुकर फट जाता है। हार्ट के साथ भी ऐसा होता है, वो सेफ्टी वॉल्व है पाथ ए और पाथ बी वो ओपन नहीं होता, इस वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन जैसे ही डाइट में चेंज करते हैं तो आपका ये जो सेफ्टी वॉल्व है ये क्लियर हो चुका होता है और आपका हार्ट हो जाता है हार्ट अटैक प्रूफ। आपको हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता है। So this is what you gain when you just shift your diet from this normal cooked one to uncooked one. तो डाइट की जो स्लाइड मैंने शेयर किया था जिसमें कि वो जो फोटोग्राफ्स थे शुरू के वो मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगा। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते जैसा कि एक मैम पूछ रही थी। एनीवे 7 रूल्स फॉर डायबिटीज क्योर, और इसके साथ ही फिर इस टॉक को यहाँ पे मैं खत्म करूंगा। आपके जो भी सवाल है उसके ऊपर फिर हम लोग चर्चा करेंगे। डू साइकोनोबिक्स एवरी डे, और ये साइकोनोबिक्स क्या है ये हम अपने जो वर्चुअल क्लिनिक है इफ एनीवन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज तो वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, उनको बताएंगे, उनको गाइड करेंगे। ईट स्लो, धीरे धीरे खाएं, जिसकी बात मैंने कुछ देर पहले की थी। यहाँ पे सलाइवा बनना चाहिए, और सलाइवा भी तभी बनेगा जब हम धीरे खाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब हम फोकस्ड होके खाएंगे, स्वाद लेके खाएंगे, दिल से खाएंगे। तीसरा पॉइंट है स्टॉप एमआरपी फूड, मिल्क प्रोडक्ट, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, पैक्ड फूड, ये 3 चीजें। हैव फूड एट द सेम टाइम एवरी डे, क्योंकि आपकी जो बॉडी क्लॉक है, बॉडी को भी पता होना चाहिए ना कि आप किस वक्त खाते हैं, तो उसी वक्त अपना जितना भी डाइजेस्टिव जूस है सीक्रेट करेगा, और इंसुलिन भी बिल्कुल उसी टाइम पे निकालेगा। लेकिन जैसे आप टाइम को चेंज करते रहते, आगे पीछे करते रहते, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाता है और उसको इमीडिएटली अचानक से मशीन स्टार्ट करनी पड़ती है, वो जूस सीक्रेट करना पड़ता है, अचानक से इंसुलिन पैदा करनी पड़ती है, तो बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक ही वक्त पे, अगर आप डायबिटिक हैं तो एक ही वक्त पे अगर खाएं तो आपका बॉडी ट्यून हो जाएगा, उसको पता होगा कि किस वक्त मुझे वो डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करना है या फिर इंसुलिन बनानी है। स्टॉप कंज्यूमिंग ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, ये थोड़ा अलग टॉपिक है, हट करके है। आप में से हो सकता है कई लोग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले रहे होते होंगे, तो अचानक से ये बात जो नंबर 5 की है थोड़ी सी कन्फ्लिक्टिंग लग सकती है, लेकिन इसको अगर मैं एलाबोरेट करूं तो काफी टाइम टेकिंग है, सो आई एम नॉट गोइंग ऑन टू दैट। एनीवे, नंबर 6, हाफ एन आवर ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज डेली करें, सनलाइट लें। और एक पॉइंट यहाँ पे नहीं है, वो है रात्रि का जो भोजन है वो 8 से पहले ही कर ले। अगर 7 तक कर ले तो वेल एंड गुड, इसके ऊपर ना जाए। ऑफ कोर्स आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन, 24 घंटे ये काम करती है, ब्लड यहाँ पे लगातार सर्कुलेट करता है, सारे सिस्टम 24 घंटे काम करती हैं। तो जैसे कि कोई फैक्ट्री होता है तो वहाँ जहाँ पे प्रोडक्शन चल रहे होते हैं तो फैक्ट्री कभी बंद नहीं की जाती, वो 24 घंटे लगातार चल रही होती है। हाउएवर, उस फैक्ट्री में एक एडमिनिस्ट्रेशन का भी डिपार्टमेंट होता है, एडमिन का, लेकिन उसकी एक टाइमिंग होती है। वो सुबह मे बी 8 बजे से शाम के 6 बजे तक होती होंगी, या फिर ऐसी कुछ समथिंग लाइक दैट ऐसी होती है ना। कोई है क्या यहाँ पे जो कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है? उनको पता होगा कि एडमिन का जो टाइम होता है वो शाम के बाद फिर नहीं रहता है वो। इफ एम आई राइट? किसी का जवाब नहीं आ रहा है? Sir, you are Right, sir, absolutely right, right. sir. You are right, sir. Absolutely right. Right, sir. राइट। थैंक यू। तो हमारे बॉडी में भी 2 ऐसे डिपार्टमेंट है जिनकी टाइमिंग 24 घंटे की नहीं है। एक है हमारा ब्रेन का और दूसरा हमारा लीवर है। ब्रेन और लीवर आपस में इंटर कनेक्टेड है, इवन हमारे लीवर को सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। तो ब्रेन का टाइम है, आप 24 घंटे ब्रेन को जागृत अवस्था में नहीं रख सकते, उसको सुलाना पड़ेगा आपको। इसी तरह आपके जो लीवर है, लीवर का भी टाइम है। तो जो इस तरह के फैक्ट्रीज में रहे हुए हैं उनको पता है कि अगर वो एडमिन में रहे हैं तो उनकी जो वर्किंग आवर मान लेते 8 से 6 का है या फिर 10 से 7 बजे तक है, तो अगर 7 बजे के बाद भी रुकना पड़ता है तो कैसा लगता है? जिनकी 6 बजे छुट्टी होनी होती है, पता चला 7 बजे भी रुकना पड़ा, कुछ काम आ गया 8 बजे भी रुकना पड़ा। इट डजंट फील गुड।
ठीक हमारे लीवर के साथ भी ऐसा है, उसकी टाइमिंग फिक्स है। उसके जो वर्कर से काम करने वाले यहाँ के जो भी स्टाफ है, उनको पसंद नहीं है 8 बजे के बाद काम करना। वो 8 बजे के बाद रेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या कि 8 बजे के बाद भी हमने अंदर बहुत सारी चीजें डाल दिया। यहाँ तक कि रात के 10:30 बजे तक भी, 11 बजे तक भी लोग खाते ही हैं। कई कई लोग ऐसा हमने देखा है, बहुत सारा खा लिया और खाने के बाद सीधे बेड पे चले गए। मतलब कि खाना पूरा खाने के बाद में पेट को हमने टास्क दे दिया कि भाई ऐसा है, टाइम हो गया, अब मैं तो चला सोने। ये जो हमने खाना खाया है, ये तुम एक काम करो, पूरी रात बैठ करके इसको करो डाइजेस्ट, और मैं चला सोने। सो दिस इज नॉट फेयर विथ योर बॉडी, ऑफ कोर्स। तो हम ये काम ना करें, 8 बजे से पहले अपने इस सिस्टम को खास करके इसकी छुट्टी कर दें। सो दिस विल बी गुड। तो बात आज चूंकि हमने की डायबिटीज की, लेकिन इट इज लाइक 4 in 1, जैसे होता ना एक के साथ एक फ्री। तो इफ यू एड्रेस ऑन टू दिस टॉपिक लाइक डायबिटीज, और उसको ठीक करने के लिए अगर आप डाइट और मेडिटेशन का सहारा लेते हैं विथ अ फर्म बिलीव, प्रोग्रामिंग नो ओवर टाइम टू फॉर एडमिन, या नो ओवर टाइम, ठीक है। चलिए मैं आपसे बात भी कर लूंगा यहाँ पे। तो हार्ट डिजीज को भी आप एड्रेस कर लेते हैं, कैंसर भी नहीं होता है, हाई ब्लड प्रेशर अगर हो भी जाता तो वो ठीक हो जाता, हाई बीपी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लीवर डिजीज को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, इनफैक्ट ये आज का सिर्फ एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, और प्रोग्राम का मकसद ही था कि अगर हम मेडिसिन के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर हम कोई ऐसे पर्सन को जानते हैं जो कि डायबिटिक है और लगातार मेडिसिन ले करके अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा आप हेल्प कर पाए, गाइड कर पाए, बता पाए कि आप इस मेडिसिन से छूट सकते हैं। और ये बिलीफ अगर आप उनके माइंड में इंड्यूस कर पाए, तो इससे बढ़िया बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता है। सो विद दिस आई वुड जस्ट लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन। अब इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई बात है, कोई आपकी अपनी ओपिनियन है, तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं AK बैनर्जी बोल रहा हूँ देहरादून से। थैंक्स टू मिस्टर सचिकांत जी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मुझे जी। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे कि आपने मिल्क की बात की, लेकिन मैं खुद, आपने जो बातें बताई इसका मैं खुद प्रैक्टिशनर हूँ रॉ फूड, और मेरा भी डायबिटीज था, मैंने रॉ फूड से अपना कंट्रोल किया है। लेकिन एक चीज और है इसमें, एनिमल फूड को भी नहीं लेना है इसमें। यस, ट्रू ट्रू। एनिमल प्रोडक्ट्स भी, दूसरे मांस, मछली, अंडा भी नहीं खाना है। बिल्कुल। तो आपका क्या विचार है इसमें? नहीं, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट्स को जो भी है वो कंज्यूम नहीं करना है। दैट्स ट्रू। यस, वो मैंने अच्छा, लिस्ट में ऐड नहीं एक किया। चीज और था, आई विल ऐड इट। आपने मेडिटेशन की बात की, लेकिन आप योगा को आपने डिस्कस नहीं किया। इसके साथ साथ कुछ यौगिक एक्सरसाइजेस भी करना बहुत जरूरी है, और इसका मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बिल्कुल। मैंने वो पॉइंट नंबर 6 पे भी लिखा था कि एक्सरसाइज करना है कम से कम हाफ एन आवर का, कम से कम वॉक भी करे तो भी बहुत बढ़िया। एक मंडूकासन होता है बहुत बढ़िया, वो करना चाहिए। और साइकोनोमिक सेल्फ हीलिंग जो होता है, इसमें माइंड को कंसंट्रेट करके कुछ सजेशंस अपने बॉडी को देते हैं, जिससे कि पैंक्रियाज वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है। और इसमें एक इमोशन को यूज किया जाता है साइकोनोमिक में, वो दैट इज इमोशन ऑफ कंटेनमेंट एंड हैप्पीनेस। और साथ में येलो कलर की एनर्जी को विजुलाइज करते हैं मणिपुर चक्रा में। तो इस टॉपिक की डिटेल में शायद अब हम अगली बार आए, या फिर हमारे कई भी और भी एक्सपर्ट है जो ऐसा अगर चक्रास के ऊपर सेशन लेंगे तो वहां पे इस चीज को एलाबोरेट करेंगे। लास्ट टाइम इनविजिबल डॉक्टर के ऊपर काफी चर्चा हुई थी, इस बारे में मैंने बात किया था कि एनर्जी के थ्रू आप कैसे बॉडी को हील कर सकते हैं। तो आप अगेन अगर परमिशन दे तो मैं एक आपकी बात को वैलिडेट करने के लिए एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा कि आपने जो ये मिस्टर बनर्जी, कैन यू स्विच ऑन योर वीडियो प्लीज? ओके, हमको
जब तक ये आते हैं, लेट्स स्टार्ट सम अदर। हाँ, कोई और? नितिन भारद्वाज जी हाथ उठा रहे हैं। सर मेरी एक क्वेरी है कि हम जैसे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, अपने ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पे वर्क ऑलरेडी ओवरलोडेड रहता है, तो मेंटली जो स्ट्रेस होता है उस पर भी मेरे ख्याल से उस पर काफी इफेक्ट आता है, जो आपकी ह्यूमन लाइफ्स है और जो आप मतलब उसका मतलब वो नहीं कर पा रहे हैं, आप जो एक्सरसाइज वगैरह हैं वो मतलब पेशेंस नहीं मिल रहा है उसको। सॉरी, आपकी वॉइस मेरे ब्रेक ख्याल हुई से है। बहुत बड़ा स्ट्रेस बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, खास करके क्लियर पैंक्रियास को तो नहीं है। बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए एक इमोशन की मैंने बात की थी, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड कंटेनमेंट। तो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड कंटेनमेंट रहेगी या फिर स्ट्रेस रहेगा, तो ये ऑप्शन है, हम फिर किसको चूज कर रहे होते हैं। बट ऑफ कोर्स क्या होता है कि प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग कंपेल्ड हो जाते हैं स्ट्रेस्ड होने के लिए। तो कुछ करें इसके लिए जरूरी है, जैसे कि मेडिटेशन। यस, मेडिटेशन करें, ध्यान का अभ्यास करें, और ये बहुत ज्यादा इनफैक्ट मदद करता है। जो लोग करते नहीं है, जब तक करते नहीं है तब तक करते नहीं, लेकिन एक बार जब इनको टेस्ट मिल जाता है इस चीज का, फिर वो छोड़ते नहीं है, छोड़ नहीं सकते इस चीज को। सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट आज के टाइम में। ये तो मैंडेटरी चीज है कि अपने को करना ही पड़ेगा, मतलब कोई उपाय नहीं है। अगर ये नहीं करके भी हम अपने आप को ठीक रख पाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा जी। हाँ, संजीव चोपड़ा जी अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ सर, मेरा इसमें एक प्रश्न आ रहा था कि जितने भी टीवी चैनल्स हैं, थोड़ा आवाज तेज करें। जितने भी टीवी चैनल्स के ऊपर हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, उसमें वो हमेशा ये बोलते हैं कि आप गर्म पानी पीजिए या दूध के अंदर रात को सोते समय हल्दी डाल के पीजिए। तो वो कहाँ तक इसके अंदर बेनिफिट करेगा? गर्म पानी बिल्कुल ठीक है, और दूध के बॉडी टेम्परेचर वाला, और दूध के अंदर हल्दी डाल के पीना ये भी ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि अगर टाइप 1 टाइप 2 को कंट्रोल करना है अगर अपने को, तो मिल्क को अवॉइड करना है, एनिमल प्रोडक्ट जो भी है, तो फिर नहीं लेना है। नहीं, ये तो मेरा ये कनेक्शन है कि डायबिटिक हो चाहे नहीं हो, अगर नहीं है, अगर इसको आप कंटिन्यू रखते हो, हॉट वाटर ले रहे हो या दूध में हल्दी डाल के ले रहे हो, तो शायद आप क्योर कर रहे हो अपने आप को, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, ये होलिस्टिक लाइफस्टाइल में ऐसा है, ऐसा कर सकते हैं। मिल्क का मैंने सिर्फ उनके लिए कहा जो कि अगर डायबिटिक है तो उनको तो बंद करना चाहिए। अगर आप अगर आप डायबिटिक नहीं हो, हाँ, अगर डायबिटिक नहीं है तो भी मैं कहूँगा कि मिल्क के ऊपर ज़्यादा रिलाई ना करें। अगर आप मिल्क को छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। I just like to refer one book, Milk as a Silent Killer by Dr. N.K. Sharma. अगर आप उसको मंगा कर पढ़े तो you will get a lot of perspective कि क्यों हमें मिल्क को नहीं लेना चाहिए। दही पनीर भी अवॉइड करना चाहिए सर। कर्ड और पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स सारे आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। ठीक है, हाँ। तो इसके अलावा करें, मेडिटेशन करें, और नेक्स्ट सेशन कभी होता तो स्पेसिफिकली डायबिटिक्स के लिए कौन सी साइकोनॉमिक मेडिटेशन करना है, कैसे करना है, वो हम लोग करेंगे शेयर जी। एक चीज और थी सर कि ज्यादातर घरों में बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं तो उनको ब्रेकफास्ट की बजाय मदर्स या पेरेंट्स उनके लिए बोलते हैं कि बेटा दूध पी के जाओ। तो वो कहाँ तक सही है? नहीं, सिर्फ दूध के ऊपर तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो जल्दबाजी में वही चीज बन जाता है। फूड तो चाहिए, बच्चों को बिल्कुल चाहिए, घर का बना हुआ भोजन। नहीं तो गैस की समस्या होती है बच्चों को बाद में जाकर के। हालांकि बच्चों में बहुत ज्यादा असर नहीं करता है, क्योंकि इनकी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग होती है, प्लस वो शरीर जो है ना, अगर हम बात करें हीलिंग करंट के हिसाब से, तो बॉडी की जो बैटरी होती है बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो सारे अप्स एंड डाउन्स को वो झेल जाते हैं। लेकिन लेटर एज में वो सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है जो हम अपने शरीर के साथ करते हैं। एक बात कही जाती है कि आज जो आप भोजन कर रहे हैं उसका असर अगले 5 साल के बाद आपके शरीर के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो क्या आप खाते हैं ये बहुत ज्यादा आपके शरीर के ऊपर असर करता है।
और एक कहना भी बहुत सच है, इफ यू टेक केयर ऑफ योर stomach for 50 years, your stomach will take care of you for the rest 50 years. आपने जो एक चीज ध्यान रखिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जो एक अनकुक्ड फूड का बताया कि जो वेजिटेबल्स हैं, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च, टमाटोज, सैलेड जो आपने बताया, तो ये तो अनकुक्ड खाए जा सकते हैं। लेकिन जैसे आपने एक चना दाल भी दिखाई थी, वो जो स्लाइड दिखाई थी उसमें चना दाल भी थी। तो चना दाल को सर ऐसा उसको थोड़ा सा भिगो करके और 5 मिनट के लिए स्टीम कर देना है। यस, ये बात मैंने मेंशन नहीं किया, स्टीम्ड होना चाहिए 5 मिनट के लिए। So that means whatever we are eating, that has to be uncooked. चूल्हे पे चढ़ाने नहीं है। Has to be uncooked, yes. सारी दुनिया के लोग, मतलब सारी जो प्राणी जगत वही खाते हैं, सिर्फ इंसान ही एक ऐसा जीव है जो पका के खाता है, बाकी और कोई पका के नहीं खाता। नमक, मिर्च, मसाला ये सब चीजें नहीं डालनी है। हालांकि इसके बिना तो फिर स्वाद ही मुश्किल हो जाएगा, लोग ना कर नहीं पाएंगे। अगर कोई कर सकते तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, लेकिन इसका थोड़ा प्रयोग करें, थोड़ा प्रयोग। ओके, ठीक है। एंड सर डायबिटीज का फिर रियल पैरामीटर क्या होगा? रियल पैरामीटर एक्चुअली कोई स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स है, ज्योग्राफिकल फैक्टर है, एज एक फैक्टर है, लाइफस्टाइल एक फैक्टर है। उस आधार पर उसकी स्टैंडर्ड को हम अगर कस्टमाइज करें तो अलग अलग हो सकती है हर पर्सन के लिए। जो ये 100 का पैरामीटर है या 140 का जो पैरामीटर है पीपी वगैरह, ये हर एक के ऊपर एज इट इज लागू नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। तो आपका स्वास्थ्य आपके हाथ है, ये किसी डॉक्टर के हवाले आप अपने स्वास्थ्य को नहीं कर सकते। शरीर आपका ही शरीर आपको ही संभालना है। सर डायबिटिक किस वैल्यू पर माने सर हम अपने आप को? देखिए ऐसा है कि सबसे पहली बात है, बॉडी में अगर कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, सबसे पहला जो डायग्नोसिस है, मतलब कोई आपको बताता है तो डायग्नोसिस का कोई टूल बताए, इससे पहले आपका शरीर आपको खुद ही बता देगा। अगर आप कुछ ऐसा अनईजी या डिस्कम्फर्ट नहीं फील कर रहे हैं और मशीन कुछ और कह रहा है, सर बॉडी में क्या सिम्टम्स आएंगे सर? थकावट आती है, पसीना आता है, बार बार यूरिनेशन होती है, तो ये सारे सिम्टम्स है। ब्लड शुगर जब बहुत बॉडी में बढ़ जाता है तो शरीर का अपना तरीका है उन शुगर को निकालने का, तो यूरिनेशन बार बार होती है, तो ये सारे कुछ एक सिम्टम्स है। और थकावट इसलिए होती है क्योंकि सेल्स तक में जो ग्लूकोज है पहुंच नहीं पाता है, और वो ग्लूकोज ब्लड में ही तैर रहा होता लगातार। सेल्स के अंदर क्यों नहीं पहुंच पाता ग्लूकोज? ऑल बिकॉज जैसे कि वो कई बार होता ना कि ऑफिस के लोग पहुंच गए ऑफिस के पास में 9 बजे, लेकिन जो चपरासी है जिसने ऑफिस खोलना था, पता चला वो चाबी लेकर नहीं आया है, तो सारे लोग ऑफिस के बाहर घूम रहे होते हैं, खड़े रहते हैं, जब तक कि चपरासी दोबारा स्कूटर से जाता है, जाकर के चाबी लेकर के ना आए। तो ठीक यही स्थिति हमारे सेल्स के बाहर हो जाती है, मतलब कि चाबी नहीं मिलती। चाबी क्या है? वो इंसुलिन। तो जो शुगर है बेचारा वो अंदर एंटर नहीं कर पाता है, तो सेल्स बेचारा भूखा रहता है, और सेल्स अगर भूखे रहेंगे तो फिर वो कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। दैट इज व्हाई जो डायबिटिक्स होते हैं वो कमजोरी महसूस करते हैं कई बार। और एक और चीज थी कि रोटी और चावल का सब्स्टिट्यूट क्या होगा, और these are to be avoided completely? सब्स्टिट्यूट की ऐसी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रोटी चावल में हमें मिलते हैं कार्ब्स। तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारे कार्ब इंटेक का क्या होगा कि अगर हम रोटी चावल छोड़ दे तो। वो बात अलग है कि शरीर को जो आदत पड़ी, एक आदत एक अलग चीज होती है, शरीर का रिक्वायरमेंट एक अलग चीज होती है। अब शरीर को चावल रोटी की आदत लगी पड़ी है, तो ऐसे में बॉडी एकदम से क्रैब करेगा अगर आप छोड़ेंगे अचानक से। तो हालांकि ये धीरे धीरे ही करना पड़ता है अपने बॉडी को ट्यून करने के लिए। तो इसका एक बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीका है कि एक दिन में कभी भी नहीं छुड़वाते। अच्छा। तो ऐसा है कि अगर आप चावल रोटी नहीं भी खाते हैं तो ऐसी कुछ भी बात नहीं होने वाली कि कार्ब इंटेक बॉडी में कम हो जाएगा। आप जितने भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, इससे सफिशिएंट आपको कार्ब मिल जाते हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए। तो ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होगी कि दिक्कत आएगी। हालांकि बीच बीच में ले सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं लेना है। मैंने कहा कि कम से कम 1 बॉल वो जो फूड रिकमेंडेड थे उसको धीरे धीरे चबा के खाएं। इसके बाद जो मर्जी खा लें, टेस्ट के हिसाब से चपाती एक खा सकते हैं, चावल ले सकते हैं थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो शुगर की एज तक हो सकता है सर? शुगर मान लो सर यू आर क्रॉसिंग 60 एंड देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ शुगर? नहीं, ये तो होने का तो किसी भी उम्र में हो जाता है। और जनरली लोग कहते हैं सर कि जैसे 40-40 के बाद क्रॉस कर रहे हैं तो नहीं होता है।
ऐसा कुछ नहीं, कभी भी हो सकता है सर। ऐसा नहीं, कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। और रही बात, अगर आपको डायबिटीज नहीं है इसके बावजूद भी अगर आप मिल्क लेते हैं, और अगर आपके फैमिली में जो हिस्ट्री रहा है डायबिटीज का, तो ऐसा देखा जाता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री रही है डायबिटीज की, तो फिर वो नीचे की जो जनरेशन है वहां तक भी डायबिटीज चली जाती है। लेकिन इस चेन को आप ब्रेक कर सकते हैं, और चेन को ब्रेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है ये जो एनिमल प्रोडक्ट्स, इसको अगर हम बंद करें तो इस चेन को हम ब्रेक कर सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक काइंड ऑफ एक स्विच होता है शरीर के अंदर, स्विच ऑन स्विच ऑफ। जैसे ही आप एनिमल प्रोडक्ट्स को बंद करते हैं, तो वो जो स्विच है जिसके ऑन होने से वो जो डायबिटीज है नीचे के जनरेशन में पास ऑन हो जाती है, वो वहीं पे रुक जाएगी, वो आगे फिर आएगी नहीं। तो अगर आपको स्विच ऑफ रखना है, कोई भी मतलब वो कोई भी जो पीढ़ियों से कोई बीमारी अगर चली आई है, तो उसको अगर रोकना है तो एनिमल प्रोडक्ट को बंद कीजिए, वो रुक जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होगी। मेरा एक और क्वेश्चन है, इफ यू अलाउ, कि मेरा जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था शुगर का, दैट वाज इन 1976। ओके, क्वाइट लॉन्ग बैक। हाँ, 44 years. Reading is almost same. It is around 100. तब भी था, आज भी उतना ही है. But I have to take lot of sweets. Lot of means it's unimaginable कितना लेना पड़ता है. Otherwise I don't feel good. चाहे वो गुड फॉर्म में लूं, हनी लूं या चीनी लूं। आपकी मेटाबॉलिज्म मेरे ख्याल से बहुत अच्छी भी होगी, शरीर में मेटाबॉलिज्म आपकी बहुत अच्छी होगी, तो नो हार्म इन दैट। नो हार्म। हालांकि रिफाइंड शुगर ना ले तो अच्छा है, और बिल्कुल बंद कर दे तो बहुत बढ़िया। गुड़ आप ले सकते हैं, गुड़ आप ले सकते हैं। वो भी काफी कंजम्पशन हो जाती है पर डे। अच्छा, काफी हो जाती है? नहीं, बहुत ज्यादा तो हर चीज की अच्छी नहीं होती है, तो उसको मॉडरेट रूप में ही ले, बहुत ज्यादा भी आप ना लें। क्या होता है कि कई बार ठीक है, छोड़ तो फिर अच्छा नहीं लगता, अगर छोड़ दो तो अच्छा नहीं लगता, अनइजीनेस होती है। राइट, थोड़ी सी बॉडी एडिक्टेड हो जाती है ना इन सब चीजों पे, तो एडिक्शन है। मैंने कहा ना कि बॉडी की फूड की रिक्वायरमेंट एक अलग हो सकती है, और हमारे जो फूड हैबिट है जिसके लिए बॉडी हमारा एक्स्टम्ड हो चुका, वो एक अलग चीज होती है, अलग फैक्टर होती है। वो चीज अगर बॉडी को नहीं मिलता है तो बॉडी क्रेव करती है। तो धीरे धीरे कोई भी आदत बॉडी को आप किसी भी हद तक ट्रेन कर सकते हैं, और ये फंडा है 21 दिनों का। 21 दिन तक अगर हम अनकुक्ड फूड खाएं तो होगा यूं कि 21 दिनों के बाद अगर आप कुक्ड फूड खाएंगे तो उस दिन बड़ी कमी लगेगी, अरे कुछ कम रह गया आज तो, जैसे कि खाना ही नहीं हुआ। तो ऐसा होता है शरीर के साथ में। एवरीथिंग इज ऑन हैबिट, जो आप डालें, और वो भी 21 दिन तक। राइट? ओके, सो इफ देयर इज एनीथिंग अदरवाइज कल का फिर जो ये डॉक्टर साहब, अभी एक सवाल मैंने पूछना आपसे। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो गाय का दूध है, और वो भी जो राठी और देसी गाय जिसको बताया गया है, तो उसके अंदर ये पाया गया है कि अगर उस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है तो उससे इवन जो कैंसर तक ठीक हो जाती है। तो इसमें जो जर्सी गाय है या जो अमेरिकन गाय है, उनका बताया कि उनमें कैंसर सेल होते हैं और उससे कैंसर बढ़ता है, और जो हमारी देसी गाय है उनके अंदर ये है, और इवन उनका जो घी यूज किया जाता है, तो अब घी को तो इसमें भी आपका कोरोना के अंदर भी बताया जाता है कि अगर उस घी को आप यूज करते हो और आप अपने इवन नोज के अंदर, नॉस्ट्रिल्स के अंदर लगाते हो, और नाभि में भी यूज करते हो और कुछ देते हो, तो भी मतलब जो है आप उससे बच सकते हो अच्छे से, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो एक तो इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा भी अनकुक्ड फूड खाओ। अनकुक्ड फूड के अंदर जो सबसे बड़ी बात आज के दिन में हो रही है, वो हो रही है कि उसके अंदर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा है। तो जब तक हम उसको बॉयल नहीं करते तो उसके अंदर तो दूसरी बीमारियां आने के चांसेस होते हैं, इनहाइजीनिक होती है, तो उसको कैसे किया जाए। तीसरा सवाल मेरा जो है वो है कि सेम टाइम पे फूड जो आपने डायबिटीज के लिए बताया, या हर किसी को ही सेम टाइम पे खाना खाना चाहिए? क्योंकि हम पीछे एक ऐसे सज्जन के पास बैठे थे, वो कह रहा था आपको खाना तब खाना चाहिए जब आपको भूख लगे। अब क्या हुआ कि अब हम टाइम फिक्स करें, उसके हिसाब से खाना चाहिए या भूख लगे? तो ये सारे सवालों के जवाब आप हमें दें प्लीज।
तो पहला सवाल था जो इंडियन ट्रेडिशन में भी है, गाय की जो महत्व, देसी गाय की जो बात आपने कही, घी को नॉस्ट्रिल में डालने की। जी। तो ये ठीक है और हमेशा से ये चला आया है। तो इट इज समथिंग लाइक कि आज से 40-50 साल पहले की जो लाइफस्टाइल थी, उसमें क्या था कि मतलब बड़े ही सारी चीज डिसिप्लिन तरीके से थी, पॉल्यूशन भी उस ढंग का नहीं था, और खान पान में भी ना चिप्स थी, ना बर्गर थे, ना कोक था। तो उस हिसाब से डेयरी प्रोडक्ट्स को हजम करने की जो शक्ति थी वो अच्छी हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम पे वो टाइम ही बदल गया है। तो अभी के टाइम पे जब हम एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं, तो हमारा जो शरीर का जो अंदर की जो संरचना है, इसमें भी जो उसकी कैपेसिटी, उसमें बदलाव तो आया है निश्चित रूप से। और जैसे कि मैंने बात कही थी ना कि कैसी नाम की जो प्रोटीन है, अगर वो इनडाइजेस्टेड अगर हमारे शरीर में ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम काफी एक्टिव हो जाता है उसको खत्म करने में। तो दूध को डाइजेस्ट कर पाने के लिए हमारा इंटेस्टाइन आज के समय में थोड़ा कमजोर है। तो आज के संदर्भ में अगर बात करें, और इस संदर्भ में अगर बात करें कि कोई डायबिटिक है, तो यस, उनको अवॉइड करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये जो स्टडी की बात है कि घी है या दूध है हमारे लिए अच्छा है, तो थी ये बात बिल्कुल सही। आज से 40 या 50 साल पहले बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन शायद आज के डेट में वो बात नहीं रही है। दूसरा जो सवाल था आपका, इट वाज रिगार्डिंग अनकुक्ड फूड। जो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो मिल जाते हैं ना उसमें, तो ऐसा कि अगर ऑर्गेनिक आप ले पाए तो बहुत अच्छा। अदरवाइज दूसरा तरीका आप यही कर सकते हैं, गर्म पानी से धोएं, और जिस गर्म पानी से आप धो रहे हैं उसमें थोड़ा सा सिरका मिला ले, एसिटिक एसिड। तो बाय नेचर वो जो होता है ना, उसके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, वो थोड़ा वो तैलीय होता है नेचर का। अंदर भी होता है, अंदर भी होता है ना, तो फर्टिलाइजर का तो अंदर भी असर होता है। मतलब वी डोंट यूज जुडिशियस फर्टिलाइजर। वो तो हमारे पास डॉक्टर अपने दिनेश कालिया जी बैठे हैं कि हमने फर्टिलाइजर चालू हुई तो हमने इसको खूब यूज करने के लिए बताया गया था। बैलेंस फर्टिलाइजर की बात तो बाद में चली है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तो अभी भी नहीं है हमारे इंडिया में, एंड वी फॉलो दैट की खूब डालते हैं ताकि फटाफट फसलें हो। और बीच में तो यह भी चल गया था, वो इंजेक्शन लगाना चालू कर दिया ताकि वो रात में फसल तैयार हो जाए। वो तो बहुत ही बुरा है। हाँ, तो वो तो है, ये सब चीजें हैं मतलब हमारे पास, और हम जो मार्केट से खरीदते हैं तो वी डोंट नो किस टाइप की चीजें हैं। सो देयर इज नो एस्केप, एटलीस्ट जब तक कि अगर हम घर पे ना उगाएं तो इससे फिर बचना मुश्किल है। बैक टू द रूट्स। आपने ये जो बात कही है, हालांकि ये थोड़ी सी हंसी की बात होगी, मैं तो अपने पर्सनल लेवल पे मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि ऐसा ही करना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। वी जस्ट हैव टू गो बैक टू रूट्स। और एक बात यहाँ ऐड करना चाहूंगा, एक मूवी मैंने देखी थी, इंटरस्टेलर। तो उस इंटरस्टेलर मूवी में जो उस कहानी का जो मूवी का जो मेन नायक होता है, तो उसको भी कुछ ऐसे ही दिखाया गया है कि वो अपने टाइम पे, ये 2050 की बात है, मतलब आने वाला समय में या उसके आगे का, वो खेती कर रहा है। हालांकि वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बट वो खेती कर रहा है क्योंकि उस टाइम पे सभी लोग खेती कर रहे हैं, उनको पता है कि यही किया जा सकता है, बाकी जो सारी चीजें हैं वो किसी काम के नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाला समय कुछ ऐसा ही हो, जो आने वाले समय में लोग खेती ही करें। एनीवे, ये थोड़ी सी अलग बात हो गई, डिफरेंट बात हो गई जी। अब लास्ट वाला, सेम टाइम पे फूड खाना। यस, हमारे जो बॉडी है, बॉडी क्लॉक है, तो सर्टेन थिंग्स जो होते हैं वो एक ही टाइम पे होते हैं हमारे शरीर के अंदर में, और उसकी टाइमिंग की बड़ी एक्यूरेसी रहती है। सुबह अगर उठने की बात है, या फिर फ्रेश होने जाने की बात है, या रात को नींद आने की बात है, या भूख लगने का एक समय होता है, तो अगर उस समय को हम स्किप करते हैं तो बॉडी की जो क्लॉक है वो फिर बिगड़ती है, वो कंफ्यूज होता है। तो खास करके जो डायबिटिक है या फिर जो कोई और रोग से ग्रसित है, तो बॉडी को हेल्प करने के लिए उसी एक समय पे ही भोजन लेना चाहिए। हालांकि इसके अलावा अगर कुछ और भी रोग है, कोई तकलीफ होगी, किसी को कुछ बुखार आ गया, तो अगर बुखार जैसी कोई स्थिति बनती है तो उस समय सबसे बढ़िया जो क्योर है, अगर कोई और बीमारी आती है तो सबसे बढ़िया क्योर है कि पूरा खाना ही बंद कर दें, उस समय कुछ भी ना लें। मतलब खाना बंद और पीना चालू, कुछ भी पीना, मतलब वो पीना नहीं, पीना मतलब कि एनीथिंग जो कि इसको हम सूप की तरह ले सके, कुछ हम ग्रीन टी वगैरह ले सके,
वो चीज करें। क्योंकि हम जब भोजन लेते हैं तो शरीर की जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है फूड को डाइजेस्ट कर पाने के लिए। तो उतनी सारी ऊर्जा को आप बचाना शुरू कर देते हैं जिससे कि बॉडी अपने आप को हील कर पाए। इंटरेस्टिंगली कुदरत भी कुछ ऐसा ही बनी हुई है कि जैसे आप बीमार होते हैं, तकलीफ में आते हैं, तो आपकी भूख ही सबसे पहले खत्म होती है। शरीर आपको अलाउ ही नहीं करता कि मुंह से आप कुछ अंदर डालें। तो ऐसे में जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। कई लोग जबरदस्ती करते हैं ना कि अरे कुछ नहीं खाया है, बीमार हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, लो कुछ खा लो। तो वो उनके लिए वो मदद नहीं है, उनके लिए और ही ज्यादा नुकसान कारक है। तो सर इस केस में तो फिर फास्टिंग ही ज्यादा फायदा करती होगी। फास्ट बिल्कुल रखें। फायदा करती है। वो शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर कुछ देती हो तो फास्टिंग है, ना कि भोजन। Thank you so much. Thank you, please. Thank you. Thank you. Any other question, please? I just wanted to add on this कि Dr. Deepak Chobe is frequently all over the country. He is taking and आज जो वायरस की स्थिति है लॉकडाउन से पहले he was moving everywhere pan India for giving this awareness workshops on this diabetes और सैकड़ों लोगों ने आपने इस विषय में जागृत किया है कि डायबिटीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं। He always says we are not never against allopathy, but we are always in the favor of good health and that you can cure yourself. और दवाई कम करना या ज्यादा करना ये तो डॉक्टर का काम है, वो करेगा। अगर आप ठीक होते जा रहे हैं तो अपने आप ही कम कर देगा जो कुछ भी करना है, पर आप इसको फॉलो करें। एंड his only last sentence is always is this कि हम लोग विश्वास नहीं करते, हम लोग अभ्यास नहीं करते, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। हम लोग सुन लेते हैं, उसका 2-4 दिन उसका हमें थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, अगेन वी कम टू अवर ट्रैक और सब भूल जाते हैं। अगर हम उनको सख्ती से डिसिप्लिन में फॉलो करें तो डेफिनेटली कितने ही पेशेंट्स को मैं भी जानता हूं जो डॉक्टर दीपक ने क्योर किए खाली प्राणायाम के द्वारा, और क्रिटिकल केसेस को इन्होंने अपनी वर्कशॉप्स में बुला के अपने हीलिंग सेंटर्स में बुला के इन्होंने कितने ही लोगों को इससे मुक्त किया है। तो मैं डॉक्टर दीपक चौबे का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि समाज के लिए आप एक ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को जागृत करने का, तो जिससे सभी को बेनिफिट होगा और आज के सभी पार्टिसिपेंट्स को भी फायदा हुआ होगा। थैंक यू डॉक्टर दीपक चौबे। लेट्स हैव ए बिग क्लैप फॉर Dr. Deepak Chobe. Thank you. Now I invite Vinu ji to announce the name of tomorrow's speaker. Please, Vinu ji. Unmute yourself, please. जी, कल के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर A.K. कथुरिया सर। सर अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए और अपने टॉपिक के बारे में बताइए। जी, वो कहते हैं कि जो दवा की मर गया। आवाज आपकी कट रही है कथुरिया साहब, थोड़ा सा माइक को बगल में लाएं। जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, तो इसका मतलब ये डॉक्टर के पास से और दवा बढ़ जाते हैं। आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही कथुरिया जी, प्लीज रिपीट करिए दोबारा से। अभी भी नहीं आ रही आवाज। आराम से धीरे धीरे बोलो। अब आ रही है जी? हाँ अब आ रही है, थोड़ा आराम से बोलना, बहुत मजे से आएगी। एक्चुअली यही वॉइस मॉड्यूलेशन गड़बड़ हो जाता है। हाँ थोड़ा स्लो रखो, कोई बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, यानी कि हम लोग दवाई बढ़ाते जाते हैं और मर्ज भी बढ़ता जाता है। तो एक्चुअली दवा से मर्ज कम होना चाहिए, बट वो होता नहीं है। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे तरीके अख्तियार करने हैं जिससे कि दवाई कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, और उसके लिए कुछ चीज़ें आपको करनी है। उसके बारे में कल आपसे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, और उसका इसीलिए टॉपिक रखा है कि हाउ टू बी योर ओन डॉक्टर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप
घर में बैठे कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अपने खान पान को चेंज कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें डॉक्टर दीपक ने आज ऑलरेडी डायबिटीज़ का डिजीज़ को लेते हुए डिस्कस किया है, तो ये थोड़ा सा कुछ चीज़ों को थोड़ा एलॉबरेट करेगा। एंड देन वील मीट टुमारो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर कथूरिया। एनी अदर थिंग कैलाश जी, कुछ आप कहना चाहें? और बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए डॉक्टर दीपक ने इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ लीड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेडिटेशन। और माइंड एक्सेल ने इस काम में लीड लिया हुआ है और 6:30 पे मॉर्निंग पे सेशन होता है और उसके अंदर हम मेडिटेशन भी करते हैं, योगा की कुछ आसन करते हैं, जो इम्पोर्टेंट आसन है उनको करते हैं। हम लोग ओम चैंटिंग करते हैं, साथ में भस्त्रिका और अनुलोम विलोम और प्राणायाम करते हैं और साथ में चक्र हीलिंग करते हैं, चक्रा हीलिंग करते हैं। तो दैट इज आई थिंक बेस्ट वे। किसी को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, ऑफिस की प्रॉब्लम है, आजकल की जो प्रॉब्लम है, उन सब प्रॉब्लम्स की वो दुआ है और उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा आए, उसको समझें एंड यू विल सी कि कैसे आपको रिलीफ मिलता है। हाउ यू आर, मतलब यू कैन लिव ए लाइफ दैट मैटर्स फॉर यू, है ना। ऐसा जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं जिसे मेडिसिन वाकई नहीं खानी पड़ेगी। तो वो है, उसके लिए मैं सबको इनवाइट करता हूँ। और आप अपने नियर डियर जो भी आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या ग्रुप हैं, सर्कल हैं, तो मैं अपनी माइंड एक्सेल की फैमिली जो हम रोज मिलती है उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात को वह और जगह पहुंचाएं। दैट इज इन अदर वे यू कैन कॉल इट ए चैरिटी। अच्छा और भला काम करना ही आज के दिन में लॉकडाउन में हम कर सकते हैं। दैट इज थ्रू मैसेजेस। थैंक यू सो मच। Thank you. With this take, we leave and we'll meet tomorrow. Thanks to all parties. All is well and we wish you perfect health. Thank you. Thank you. Sir, thank you so much, sir. Thank you, please.